आज के इस लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे यानी SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ये एक वाइब्रेटरी मोशन है। कौन सा वाइब्रेटरी मोशन? एनी वाइब्रेटरी मोशन। ये कोई भी वाइब्रेटरी मोशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कोई भी वाइब्रेटरी मोशन अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो हम ऐसे वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये बिल्कुल सही डिफिनीशन है। आप एग्जाम वगैरह में भी लिख सकते हो कि एनी वाइब्रेटरी मोशन दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर उस वाइब्रेटरी मोशन के लिए ये इक्वेशन ट्रू है तो हम कहेंगे कि वो वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मास स्प्रिंग सिस्टम है और सिंपल पेंडुलम, और उनके लिए ये इक्वेशन डिराइव करते हैं। अगर हम उनके लिए इक्वेशन डिराइव करने में कामयाब होते हैं तो फिर हम कहेंगे कि मास स्प्रिंग सिस्टम या फिर सिंपल पेंडुलम वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। ये बिल्कुल सही डिफिनेशन है। ठीक है, कोई भी वाइब्रेटरी मोशन जो इस इक्वेशन को प्रूव करे या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब हम मास स्प्रिंग सिस्टम को पढ़ते हैं और उसके लिए ये इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग और देखते हैं कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। इसके लिए पहले हम इसका मोशन समझते हैं और बाद में ये प्रूव करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो पहले वाले डायग्राम में मास m बिल्कुल रेस्ट में है और इसके इस रेस्ट पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। और इस केस में इस मास m पर एफ नेट यानी नेट फोर्स 0 है, इसलिए ये रेस्ट पोजीशन में है। दूसरे वाले केस में देखो, मास m को मैंने मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है। मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है। कितना डिस्प्लेस किया है मीन पोजीशन से? x सेंटीमीटर या x मीटर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है बाय एन अप्लाइड फोर्स f। इस फोर्स के ज़रिए से मैंने मास m को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। अब जैसे ही आप एफ अप्लाइड लगाते हो तो स्प्रिंग में भी एक फोर्स जनरेट होता है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होता है। एफ स्प्रिंग से डिनोट करते हैं हम। अब ये एफ अप्लाइड जैसे आप यानी जैसे आप मास m को छोड़ोगे तो एफ अप्लाइड 0 हो जाता है और सिस्टम में फिर सिर्फ एफ स्प्रिंग फोर्स रह जाता है जो मास m को मीन पोजीशन की तरफ पुल करेगा। तीसरे वाले केस में देखो, तीसरे वाले केस में क्या हुआ कि मीन पोजीशन से आगे बढ़ा है मास m। एफ अप्लाइड को 0 किया तो स्प्रिंग फोर्स ने क्या किया? मास m को मीन पोजीशन की तरफ खींचा है और ये मास m मीन पोजीशन पे आके रुका नहीं। इसका रीज़न ये है कि बॉडी की एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखता है। नेट फोर्स अगर उस पर नेट फोर्स 0 है तो ये इधर क्यों नहीं रुका है मीन पोजीशन पे, ये अगली वीडियो में मैं पूरे डिटेल से समझाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, अब मास m मीन पोजीशन से इस तरफ आया है, इसके डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर हुआ है और जैसे ये इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम एफ स्प्रिंग कहते हैं। ये एफ स्प्रिंग मास m को रोकेगा। ठीक है, और मीन पोजीशन की तरफ जैसे ही ये रुक जाता है तो यही एफ स्प्रिंग मीन पोजीशन की तरफ इस मास m को पुश करेगा। इसी तरह ये मीन पोजीशन के अक्रॉस एक वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। अब हम देखते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। ठीक है, एक चीज़ याद रखो कि एफ अप्लाइड और एफ स्प्रिंग ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। जितना आप एफ अप्लाइड लगाते हो एफ स्प्रिंग में भी उतना ही इक्वल फोर्स जनरेट होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है। जैसे ही आप एफ अप्लाइड को 0 करोगे एफ स्प्रिंग मास m को मीन पोजीशन की तरफ पुश करेगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अब हम देखते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं।
इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको ये रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये रिलेशन प्रूव होता है इसके लिए तो हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये कैसे प्रूव होता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की मदद से। हुक्स लॉ क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिक लिमिट में। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो इतना समझो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज। जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। अब इस केस में फोर्स अप्लाई करने पे क्या चीज़ चेंज हुई, क्या चीज़ चेंज हुआ है? डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। ठीक है, तो इस केस में फोर्स अप्लाई करने पे चेंज क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और देखो एफ अप्लाइड को हम तो ज़ीरो रखते हैं, इसको हम ज़ीरो करते हैं और बाद में पूरे वाइब्रेटरी मोशन में सिर्फ एक फोर्स बच जाता है और वो है एफ स्प्रिंग। ठीक है, और एफ स्प्रिंग और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। इधर भी देखो और इधर भी देखो, एफ स्प्रिंग इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट बॉडी की इस तरफ है। इधर एफ स्प्रिंग इस तरफ है डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है। तो हम यहाँ नेगेटिव का साइन पुट करते हैं कि ये अपोजिट इन डायरेक्शन है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं और लिखते हैं एफ इज इक्वल टू के और एक कांस्टेंट के लगाते हैं। ठीक है, यहाँ से एफ की वैल्यू, एफ क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ फुट करो एम ए माइनस के एक्स। यहाँ से ए की वैल्यू बताओ, माइनस के एक्स अपॉन एम। यहाँ ए, यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। ठीक है, इस फार्मूले को मैं मज़ीद अगले लेक्चर में पूरे डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझे कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप ज़्यादा बॉडी को डिस्प्लेस करोगे इस डायरेक्शन में उतना ही ज़्यादा ये बॉडी एक्सीलरेट करेगा। अब इसको, अब के क्या है? के को समझते हैं। के ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका नाम, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट ये हर स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू है फॉर एवरी स्प्रिंग। एक दफ़ा स्प्रिंग बन गया तो इसके लिए के की वैल्यू फिक्स हो जाती है। ठीक है, अब ये मेजर क्या करता है? यूनिट भी देखते हैं कि इसका यूनिट कैसे निकालते हैं। मेजर क्या करता है? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना सख्त है ये मेजर करता है। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। इस फार्मूले को देखो, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी अगर कोई स्प्रिंग ज़्यादा सख्त होगा, कोई स्प्रिंग ज़्यादा सख्त होगा तो इसके लिए आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे। उसको स्ट्रेच करने और कंप्रेस करने के लिए आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे। ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो के की वैल्यू डेफिनेटली बड़ी होगी, और अगर के की वैल्यू बड़ी होगी तो हमें पता चलेगा कि ये स्प्रिंग जो है स्टिफ है। इसका यूनिट क्या है? यूनिट इसका इस फार्मूले से निकाल सकते हो, के माइनस एफ बाई एक्स। तो फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है और एक्स का यूनिट मीटर है, तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है। ठीक है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर है और एक स्प्रिंग है जिसका के 20 न्यूटन पर मीटर है। तो कौन सा स्प्रिंग स्टिफ होगा, कौन सा स्प्रिंग ज़्यादा सख्त होगा? के वाला स्प्रिंग, ये वाला, ये के1 है, के2। तो के2 वाला स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ होगा, ज़्यादा सख्त होगा। उसके लिए लार्ज फोर्स, 1 मीटर चेंज लाने के लिए आपको 1 मीटर चेंज लाने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर होगा। अब हम देखते हैं कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसमें हम ये रिलेशन भी प्रूव करेंगे और रिस्टोरिंग फोर्स उस केस में जानना ज़रूरी है। यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स साफ दिखाई दे रहा है कि स्प्रिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है कि कोई भी फोर्स जो मास m को मीन पोजीशन की तरफ लाता है, कोई भी फोर्स जो मास m को या वाइब्रेटिंग बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लाता है, या कोई भी फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा
मीन पोजीशन की तरफ होता है। एफ स्प्रिंग को देखो हमेशा इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होता है, इधर भी देखो इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होता है। सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स को देखेंगे और इससे रिलेशन को देखेंगे। ये रिलेशन इसके लिए प्रूव हो गया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और के का मैंने बताया कि ये स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को मेजर करता है, यूनिट भी बताया। अब हम इसको मिटाते हैं और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं। अब मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को देखते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। ये यानी ये सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है या नहीं। इसके लिए मैंने ये रिलेशन इस रिलेशन का कहा था कि ये रिलेशन अगर इसके लिए प्रूव करें हम तो हम फिर कहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। यहाँ पे ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट है, इस केस में हम लिनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा क्या, एंगल। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लिनियर डिस्प्लेसमेंट है तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस केस में ये बिल्कुल रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों है, क्योंकि नेट फोर्स इस पे ज़ीरो है। ये है इसका वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ, और एक टेंशन टी जो स्ट्रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये बिल्कुल रेस्ट में है तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल है और कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। टेंशन टी इज इक्वल टू एम जी। अब मान लो कि मैं मास एम को थीटा वन एंगल डिस्प्लेस करता हूँ। थीटा वन एंगल, ये क्या है, थीटा वन एंगल डिस्प्लेस किया है मैंने। ये थीटा वन एंगल मैंने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है, यानी एरो का साइन भी इस डायरेक्शन में दिया है। थीटा वन मैंने मास एम को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, और मान लो फिर मैंने इसको थीटा टू एंगल डिस्प्लेस किया, मेन पोजीशन से थीटा टू एंगल डिस्प्लेस किया। ये मान लो मैंने इस डायरेक्शन में थीटा टू एंगल डिस्प्लेस किया। अब मुझे बताओ कि मास m को इस केस में या इस केस में छोड़ने पर ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। इस केस में छोड़ने पर मास m ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा या इस केस में छोड़ने पर मास m ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। तो डेफिनेटली थीटा टू जो कि एक बड़ी एंगल है, इस केस में छोड़ने पर मास m ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। तो यानी जितना ज़्यादा थीटा रखोगे, जितना ज़्यादा एंगल रखोगे, जितना ज़्यादा आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे, उतना ही ज़्यादा सिंपल पेंडुलम में मास एम एक्सेलरेट करेगा। तो इसके लिए ये प्रूव हो गया कि इसका एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सबसे अहम चीज़ इसमें रिस्टोरिंग फोर्स देखना, क्योंकि इस केस में ये टेंशन थी स्ट्रिंग के अलॉन्ग है और वेट फोर्स भी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है टुवर्ड द अर्थ। अब मीन पोजीशन की तरफ कौन सा फोर्स है, इसकी मीन पोजीशन की तरफ न तो एम जी का डायरेक्शन है और न टेंशन टी का डायरेक्शन है। तो हम देखते हैं कि इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है जो मास एम को मीन पोजीशन की तरफ लाता है। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि इस केस में ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मिटाते हैं। अब मान लो कि मैंने इसी मास एम को थीटा एंगल डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया, थीटा एंगल इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। इस केस में दो फोर्सेस लगते हैं, एक टेंशन टी फोर्स जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग में, एक वेट फोर्स जिसका डायरेक्शन टुवर्ड द अर्थ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ। अब यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स हम कैसे निकालते हैं, एम जी इस फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपने किसी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। तो अब हम इस फोर्स को इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। ये एंगल थीटा है, और अगर मैं इसी लाइन को यानी इसी रस्सी को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ इस तरफ और इस
लाइन को यहाँ से ये इसको यहाँ से मिला दो तो ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? देखो मैं समझाता हूँ, ये एक लाइन है, सीधा लाइन है बिल्कुल, और इससे दो लाइन हमने बिल्कुल डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड खींचे है, दो सेम लाइन, एक लाइन से दो लाइन सेम लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड खींचे है, तो लिहाजा ये एंगल भी सेम होगा। ठीक है, ये भी थीटा एंगल है, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल है, क्योंकि एक ही लाइन से हमने दो लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड खींचे है, तो लिहाजा ये एंगल भी सेम होगा, ये भी थीटा एंगल है। अब हम फोर्स को इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। ठीक है, एक इसका कंपोनेंट्स हम इधर लेते हैं, एंगल जहाँ एंगल है, और एक इस कंपोनेंट का, एक कंपोनेंट ये हो गया ये, और एक इस कंपोनेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर में, ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर में लेते हैं। अब जिस तरफ आप एंगल लेते हो, जिस तरफ एंगल होता है, वो कंपोनेंट इस फोर्स का कॉस थीटा होता है, एम जी कॉस थीटा, और इसके एम जी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स को, या जहाँ पे आप एंगल नहीं लेते हो, ठीक है, जहाँ पे एंगल नहीं होता है, वो इस फोर्स का साइन थीटा होता है, तो एम जी साइन थीटा। अब ये दो इस फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मिला के वापस ये फोर्स मिलता है, तो हम इस को छोड़ के इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई मोशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि टेंशन टी और एम जी कॉस थीटा इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे एक फोर्स रह जाता है अभी, एम जी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन भी मेन पोजीशन की तरफ है। मैंने बताया था कि रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जिसकी डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होता है, और मास एम को वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन में मेन पोजीशन की तरफ लाता है। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है इस केस में, एम जी साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको एंगल भी कह सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कितना एंगल कवर किया है, फ्रॉम द मीन पोजीशन। एम क्या है, इस बॉडी का मास है, और जी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगले लेक्चर में हम इसके टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह को भी देखेंगे, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।